नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित रंजन। डिबेट लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो घटनाक्रम पिछले 48 घंटे से लगातार दिख रहा है, उसके बाद अब बयानबाजियों का दौर भी बहुत तेज़ी से मुखर होते हुए सबके सामने आ रहा है। अरविंद केजरीवाल के पास सम्मन लगातार पहुंचता है। 9 सम्मन के बाद ईडी उनके घर पर पहुंचती है, घर से उनको गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करके ईडी दफ्तर लाती है, दफ्तर के बाद पीएमएलए कोर्ट में उनको कल पेश किया जाता है। पेश करने के बाद 10 दिन की रिमांड मांगी जाती है, 7 दिन की रिमांड ग्रांट हो जाती है और उसके बाद अरविंद केजरीवाल वापस अब ईडी की कस्टडी में है और उनसे सवाल जवाब किया जा रहा है। लेकिन इस बीच में दिल्ली के मुख्यमंत्री जब ईडी की कस्टडी में है तो बयानबाजियों का दौर चल रहा है। दरअसल विपक्ष अब बार बार सत्ता में बैठी बीजेपी से पूछ रहा है कि बीजेपी क्या सत्ता में बनी रहने के लिए ही अपने विपक्षी दलों को, विपक्षी चेहरों को बार बार धराशायी करने की कोशिश करती है। साम दाम दंड भेद हर नीति के साथ उन्हें बार बार घेरती है। और इन्हीं सवालों के बीच में आज केजरीवाल की पत्नी भी मीडिया के सामने आई और उसे सीधे सीधे एक पॉलिटिकल वेंडेटा के तौर पर पेश कर दिया। बीजेपी का कहना है कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी किसी भी हाल में नहीं बचेगा और जो भी कुछ हो रहा है वो दरअसल कानून पूर्वक हो रहा है। इसी पे हम आज अपने मेहमानों से सवाल पूछेंगे। मेहमानों से बिना देर के हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ सिद्धार्थ यादव हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। निवान शर्मा हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। एनके सिंह साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अश्विनी दुबे हैं हमारे साथ, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है तमाम मेहमानों का। शुरुआत निवान मैं आपके साथ कर रहा हूँ। निवान, भ्रष्टाचार है या नहीं है ये जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन आरोप है, आरोप के मुताबिक अगर आरोप लगा है तो कानूनन तरीके से कार्रवाई हो रही है। लेकिन इस बीच में क्या आप क्रांतिकारी बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये आरोप आप पर क्यों बार बार लगाया जा रहा है कि आप दरअसल जो है भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार से लिप्त एक नाम को जांच से पहले ही क्रांतिकारी साबित करने में लगे हुए हैं? सर बहुत बहुत नमस्कार। और देखिए, पॉलिटिकल डिबेट तो चलती ही रहेंगी, आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहेंगे, लेकिन आज मैं आपके सामने कुछ तथ्यों पर बात करना चाहता हूं। हमारे साथ को पैनलिस्ट एक सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, वो आगे और डिटेल में इस पे वो कर सकते हैं। लेकिन प्राइमा फेसी जैसे बोलते हैं ना, ये बीजेपी वाले कहते हैं कि प्रथम दृष्टि। आज मैं आपको प्रथम दृष्टि नहीं, मैं आपको एक कॉन्क्रीट एविडेंस के साथ में कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को जिसने अप्रूवर बनके, जिसके आधार पर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया, जिसके बयान पर, उनका नाम है शरद चंद्र रेड्डी जी। शरद चंद्र रेड्डी जी जो है वो इनकी हिस्ट्री ये है कि इनको एक्साइज पॉलिसी जो दिल्ली की थी उसके तहत कुछ जोन्स मिले थे, मतलब कुछ ठेके मिले थे। उसके बाद ठेके मिलने के बाद जनवरी में जब ये एक्साइज पॉलिसी चल रही थी, ये शरद चंद्र रेड्डी जी की कंपनीज जो है 3 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती हैं और वो बीजेपी को मिलता है। जब पॉलिसी चल रही है, कोई केस नहीं है, उसके बाद जुलाई में 1.5 करोड़ रुपए का बॉन्ड और ये जो है बीजेपी को देते हैं। जब पॉलिसी चल रही है, कोई केस नहीं है, उसके बाद ईडी का इसके अंदर केस शुरू होता है। ईडी 9 नवंबर को जो है वो शरद चंद्र रेड्डी जी को जो है वो पूछताछ करने के लिए बुलाती है और 10 नवंबर को जो है उनको गिरफ्तार कर लेती है एक्साइज पॉलिसी में। गिरफ्तार करने के बाद ईडी उनसे पूछताछ करती है। शरद चंद्र रेड्डी जी ये कहते हैं कि मैं अरविंद केजरीवाल जी से कभी नहीं मिला, आम आदमी पार्टी के नेताओं से मेरी कभी कोई बात नहीं हुई और मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। ईडी उनको 10 नवंबर को अरेस्ट कर लेती है पीएमएलए एक्ट में। उसके बाद 15 नवंबर को, 10 नवंबर को ईडी अरेस्ट करती है, 15 नवंबर को 5 करोड़ रुपए और इनकी कंपनी जो है वो बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड देते हैं। अरेस्ट होने के बाद 5 करोड़ रुपए। उसके बाद 6 जनवरी को इनके ऊपर चार्जशीट ईडी करती है और ईडी बताती है कि ये इस मामले में किंग पिन है। जो उन्होंने बाद में मनीष सिसोदिया को किंग पिन बनाया, अब अरविंद केजरीवाल जी को किंग पिन बता रहे हैं। ये शरद चंद्र रेड्डी को ईडी पहले किंग पिन बताती है, बताते हैं कि सबसे बड़े बेनिफिशियरी ये शरद चंद्र रेड्डी जी हैं। उसके बाद जनवरी में जो है वो ये कोर्ट में जाते हैं। शरद चंद्र रेड्डी कोर्ट में ये बोलते हैं कि जो मुझे डराया जा रहा है, मेरे एम्प्लॉइज को डराया जा रहा है और मुझसे स्टेटमेंट्स ली जा रही है। उसके बाद 6 महीने ये जेल में रहते हैं। अप्रैल 23 में ये अपनी स्टेटमेंट बदल देते हैं शरद चंद्र रेड्डी और ये बोलते हैं कि हाँ, मैं मिला था और मैं 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, और ये अपनी स्टेटमेंट बदल देते हैं। उसके बाद मई में ये हाई कोर्ट में जाते हैं और बोलते हैं मेरी पीठ में दर्द है, मुझे बेल दे दी जाए। और ईडी बोलती है कि ठीक है। अब सुनिए, एक सेकंड रुकिए, बस 10 सेकंड और। ये बोलते हैं कि मुझे बेल दे दी जाए, मेरी पीठ में दर्द है, और ईडी कहती है कि हाँ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्हें बेल दे दी जाए। अब बीजेपी से ही समझ लेता हूं ना, आपके पास ऑडियो भी पहुंचेगा, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप वापस रिकनेक्ट हो जाएं। जरा समझाइए यादव साहब,
इनका साफ साफ कहना है, ये पॉइंट टू पॉइंट ये बता रहे हैं, रख रहे हैं साक्ष्य कि किस तरह से ईडी ने फोर्स किया, वो आपके गवाह बन जाते हैं। ईडी के जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो दस्तावेज सामने है उसमें आपकी पार्टी को ये फंड करते हैं। तो यानी इन्फ्लुएंस किया गया, इसलिए बार बार कह रहे हैं कि आपने जो है विपक्ष को जबरदस्ती दबाने की कोशिश की है। जितने भी संवैधानिक ढांचे हैं उनका इस्तेमाल आप कर रहे हैं। देखिए रोहित जी, मैं तो एक ही आग्रह करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी जो प्रवक्ता स्टेज यहाँ पर आकर चैनल्स में बोलते हैं, जो मंचों पर जाकर के बोल रहे हैं, जो प्रोटेस्टों में जाकर के बोल रहे हैं, वो बात कोर्ट में क्यों नहीं बोलते? इतनी बड़ी बड़ी जानकारी आपके पास थी तो आपके किसी भी वकील ने इस बात को कोर्ट में क्यों नहीं रखा? क्योंकि आपके वकील जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, उन्होंने रिमांड के पेपर्स पढ़े, उन्होंने रिमांड के पेपर्स पढ़ के उनको पता चल गया कि जिस एक झूठ को लेकर के आप कह रहे हैं कि शरत रेड्डी, उसी एक आधार पर आपको नहीं पकड़ा गया है। आप और नामों पे क्यों नहीं बताते? अर्जुन पांडे के नाम पे बताइए, समीर महेंद्रू के नाम पे बताइए, राघव मुंड्रा के नाम पे बताइए, विजय नैयर के नाम पे बताइए। इन नामों को तो आप लेना ही नहीं चाह रहे। अरे आपके रिमांड के पेपर्स में इनके सबके नाम लिखे हैं। कैटेगोरिकली ईडी ने। जी सर, आप अपनी बात रखिए। मैं बोल सकता हूं? हाँ, आप अपनी बात रखिए सर। मैं देखिए जी, कैटेगोरिकली ईडी ने बताया कब कब कहां मुलाकात हुई, कितना पैसा किसने दिया, किस किस ओकेजन पे दिया, वो पैसा लेने के बाद गोवा किस किस चैनल से भेजा गया, कितने हवाला के चैनल्स उसमें इन्वॉल्व थे, वहां जाकर किसको मिला, उसने उस पैसे के साथ क्या किया, यूको बैंक का नाम लिया, यूको बैंक का अकाउंट नंबर दिया, यूको बैंक में कब पैसे जमा हुए वो बताया, इसकी तारीख बताई। आपने पॉलिसी बनाई, वो 2 दिन पहले पॉलिसी किसी और के फोन में मौजूद थी, उसका साक्ष्य दिया। एक व्हाट्सएप की चैट बताई, जिस चैट में व्यक्ति पूछ रहा है कि मेरे को जो ये पैसा मिलेगा ये कैश मिलेगा या वाइट मिलेगा, उसका जवाब दिया जा रहा है कि दोनों मिलेंगे। और ये सब बातों पर आपके वकील और आप स्वयं कुछ भी नहीं कहना चाहते। एक चीज निकाल के लाए, और क्या निकाल के लाए शरत रेड्डी के लिए? शरत रेड्डी की जिस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स लिए वो एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, उसने बीआरएस को भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए, उसने भारतीय जनता पार्टी को भी दिए होंगे। उसमें क्या हो गया? अरे हो सकता था वो न्यूज नेशन को भी एडवर्टाइजमेंट, तो न्यूज नेशन भी शामिल था क्या इनके साथ? ये जो एक झूठ का पूरा नेटवर्क बनाना चाहते हैं, कोई पब्लिक बैंक का, यूको बैंक का जिक्र कर रहे हैं। कल ईडी ने जब कोर्ट में ये कहा कि 4 ऐसी जगह उन्होंने लोकेट किए गोवा में जहां कैश फ्लो हुआ, उस पर भी कोई डिटेल आपने बात नहीं की, कल भी नहीं की थी आपने। अब आप मेरी डिटेल लीजिए, आप सुनिए। छोटा रखिएगा सर, और मेहमानों को शामिल करना है। एक व्यक्ति जिसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 6 महीने जेल रह के आया, एक व्यक्ति जिसके ऊपर आप कहते हैं कि वो किंग पिन है, वो 50 करोड़ रुपए बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड दे रहा है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक व्यक्ति जो शराब घोटाले का बीजेपी को नहीं दे रहा है, वो कह रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी को नहीं दे रहा है, दूसरी पार्टी को भी दे रहा है। हम तो ये कह रहे हैं कि जिसके बिहाफ पे आपने अप्रूवर बनाया, शराब घोटाले के मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया बिना तथ्य के, 25 पैसे की रिकवरी के बिना, जिसके बयान पे आपने जेल में डाल दिया, वो तो आपको 60 करोड़ रुपए का चंदा दे रहा है। अरे कमाल, इतने तथ्य मैं गिना रहा हूं, ये तथ्य देखिए आप, कौन से तथ्य नहीं है, ये तथ्य देखिए। ये सार्वजनिक डॉक्यूमेंट्स हैं, कोर्ट में बहस करी गई, आपके वकील ने एक बार भी क्यों नहीं बोला? मैं आपसे पूछता हूं रोहित जी, आपको कल को कोई कहेगा कि आपने कोई ये बताइए सर, आप यही कहेंगे ना मैंने खून नहीं किया, मैं दोषी नहीं। कल इनके वकीलों ने खड़े होकर क्यों नहीं बोला? आप जब बेल लेने जा रहे हैं, आपके वकील कोर्ट में कह ही नहीं रहे, और इसीलिए आपको 1 साल से बेल नहीं मिल रही। आपकी पार्टी को चंदा देता है, जिसके बिहाफ पे आप मुख्यमंत्री को जेल में डाल देते हैं, वो आपकी पार्टी का चंदा देने वाला है। अरे मैं आपको यही रोहित जी देखिए, इनकी समस्या यही है, मैं इनको यही समझाना चाह रहा हूँ, ये समझेंगे नहीं, मैं इनको यही समझाना चाह रहा हूँ। मैंने तो नाम और भी लिए, मैंने नाम तो विजय नैयर का भी लिया, सी अरविंद भी आपके सेक्रेटरी थे, मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी बताते हैं कि कैसे लास्ट मोमेंट बुला करके जीओएम उनको देती है। ऐसी लड़ाई में मैं नहीं बोल पाऊंगा, आप मुझको अवसर देंगे तो निवान जल्दी सुन लीजिए ना, 30 सेकंड में सुन लीजिए, फिर अश्विनी दुबे से भी मैं एक सवाल लूंगा कि भाई क्या ये सारी बातें वकील को पता थी तो उन्होंने कोर्ट में क्यों नहीं रखा? जल्दी से सुन लीजिए, जल्दी से। सिद्धार्थ बताइए, सिद्धार्थ अपनी बात रखिए। मैं बोलूं? हाँ, अब ये शरत रेड्डी की बात कर रहे हैं जी, ये शरत रेड्डी की बात कर रहे हैं। मैंने 5 नाम और गिनाए, मैं पूरी कल रिमांड के पेपर्स बता सकता हूं। कोर्ट में पूरा ईडी ने कैटेगोरिकली एक एक बात, 2 करोड़ किस दिन लिए गए, 25 करोड़ किस दिन लिए गए, 15 करोड़ किस दिन लिए गए, कैश में लिया गया, कब लिया गया, अकाउंट में जमा हुआ, तो एक शब्द नहीं बोले इनके वकील।
ऐसे ही थोड़ी एक एक साल से पिछले 26 फरवरी से अंदर बैठे हुए मनीष सिसोदिया बेल नहीं होती, और सुप्रीम कोर्ट में गए, विड्रॉ कर लिया, क्योंकि पता था यहां बोल देंगे तो सबको पता चल जाएगा, यहां सुप्रीम कोर्ट ऐसी फटकार लगाएगा कि हमको बेल तो मिलनी नहीं है। पर आप टीवी चैनल्स पर आकर के झूठ का नैरेटिव बनाना चाहते हो। और इसीलिए मैं 3 चीज पूछता हूं बस आपसे। आपने शरद रेड्डी की तो बात कही, पर आप ये तो बता दो, आपने एक्सपर्ट कमेटी बनाई 13 अक्टूबर 2020 को, उसकी रिपोर्ट आउट करी 31 दिसंबर को, उसका फीडबैक लेना शुरू करा, और जीओएम की रिपोर्ट बनाई 22/3/2021 को। फीडबैक अलग, एक्सपर्ट कमेटी अलग, जीओएम अलग, 3 मंत्रियों ने बैठ करके पूरी पॉलिसी बना दी। और ये तो ईडी साक्ष्य दे रही है, जो पॉलिसी आपने बनाई वो किसी और के फोन में, मैं आ रहा हूं, अब दोनों के पास आ रहा हूं, इसलिए मैंने शुरुआत में आप दोनों को मौका दिया कि अपना बात कर दीजिए। अब मैं जरा इसका कानूनी पहलू भी समझूंगा और एक पत्रकार के दृष्टिकोण से जो हो रहा है उसे भी जरा आंख लेते हैं। अश्विनी जी, थोड़ा वेट करवा रहा हूं, एक बार एनके सिंह साहब को सुन लेते हैं, उसके बाद सर मैं आपके पास आता हूं, लीगल पॉइंट आप मुझे एलोबरेट कर दीजिएगा। सर, क्या समझ में आ रहा है जो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है? इसके बारे में जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को डिस्कस हो रही थी, आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स डिस्कस हो रहा था, तो एक इशू आया कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का। ये डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कहते हैं। इस पे डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत बढ़िया एक चीज कही थी, कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वुड मीन इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट पीपल। जो अलग अलग लोग हैं उनके कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट को रिजॉल्व करना एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑपरेशन के साथ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मेन बर्डन रहेगा, मेन एक्सरसाइज रहेगा। यहां पे अभी आपके प्रवक्ता ने कुछ कहा, यह सच है कि पिछले 10 साल में रेट ऑफ कन्विक्शन पीएमएलए के केस में 0.4% रहा है। मतलब 1000 में सिर्फ 4 लोगों को सजा हुई है। चार्जशीट्स नहीं दाखिल हुई, आप अरेस्ट कर लेते हैं, चार्जशीट रुकी रहती है और आप किसी को पूरी तरह बदनाम कर देते हैं। लेकिन ये एक पक्ष है। क्या अरविंद केजरीवाल जेल में रह के ये कह सकते हैं कि नहीं वो सरकार चलाएंगे? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के खिलाफ होगा। उसकी वजह क्या है? अभी मद्रास हाई कोर्ट ने नरूला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 3 बातें कही थी और कहा था कि ये बेसिक हैं। बेसिक ये है कि पहला होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, दूसरा गुड गवर्नेंस और तीसरा पब्लिक ट्रस्ट। अरविंद केजरीवाल वहां रह सकते हैं जेल में, कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि वो इस्तीफा दें, लेकिन गवर्नेंस अगर आपको करना है तो जेल से गवर्नेंस मुश्किल पड़ेगा, वो संभव होता नहीं है। इसीलिए मद्रास वाले केस में हाई कोर्ट ने, मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो था लेकिन जेल में था, तो उसको कहा कि नहीं आप नहीं मिनिस्टर रह सकते। तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि आप कब अरेस्ट कर रहे हैं? जब चुनाव आ गया। ईडी का कैरेक्टर जानते हैं सब लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईडी को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं और पर्टिकुलरली 95% केसेस अपोजिशन लीडर्स के हो रहे हैं। तो हमें लगता है कि दोनों तरफ से है, ये दोनों तरफ से है। लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि साहब अरविंद केजरीवाल एकदम साफ है। अच्छा, यह भी नहीं कहा जा सकता कि लोअर कोर्ट में वो गिरफ्तार हो गए हैं तो इसलिए वो अपराधी हैं। आप अभी याद कीजिए, एक और बेंच ने अभी अभी ईडी को कहा था कि भाई पॉलिटिकल वेंडेटा से आप न करें और इसके लिए एक मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा, यह अभी एक बेंच ने कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट को भी यह शक है कि ईडी का कंडक्ट क्वेश्चनेबल है, सस्पेक्ट है। ठीक है, अश्विनी दुबे, जहां पे एनके सिंह साहब ने एंड किया वहीं से शुरू करते हैं। क्या अब तक जो भी हो रहा है, क्या कोर्ट में ये पॉइंट है कि पॉलिटिकल वेंडेटा इस केस में जुड़ा हुआ है, या फिर जो कुछ भी हो रहा है दरअसल वो कानून के हिसाब से सही हो रहा है? क्योंकि पीएमएलए कोर्ट में 4% का सर ने अभी की एक बात कही कि वहां से बेल नहीं होता। कल निवान खुद भी कह रहे थे कि पीएमएलए कोर्ट में लाया गया, वहां बेल नहीं हो पाता। और अगर सब कुछ सही ऐसा ही ट्विस्टेड है और सब कुछ क्लियर है तो अब तक मनीष सिसोदिया क्यों नहीं बेल पे आ पाए, संजय सिंह क्यों नहीं बेल पे बाहर आ पाए? कई नाम है। अभी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 2 दिन पहले एक बात कही कि हमारे कंधे इतने चौड़े हैं कि बाहर कोई अगर हमारे लिए क्रिटिसिज्म करता है कि हम डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे पब्लिक ड्यूटीज, या हमें हमारे जजमेंट्स के लिए कोई क्रिटिसाइज करता है तो हम उसको गुड स्पिरिट में लेते हैं, लेकिन हम न्याय करते हैं।
और जुडिशरी ही एक ऐसे ट्रांसपेरेंट संस्था है हमारे संविधान की जो अनबायस्ड, ट्रांसपेरेंट, नियमों के मुताबिक चलने वाली और न्याय करने वाली। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं समझता हूं कि देश में रूल ऑफ लॉ नहीं होता। अब दूसरी बात, एनके सिंह साहब ने कहा कन्विक्शन रेट की बात। कन्विक्शन करने के पीछे कई कारण मौजूद होते हैं। पहला कारण है कि लेंदी इन्वेस्टिगेशन, दूसरा एन समय पर विटनेसेस का टर्न आउट हो जाना, तीसरा लंबे समय तक इन्वेस्टिगेशन के बाद जो एविडेंसेस होते हैं वो अदालत की कसौटी पर कई बार नहीं खरे उतर पाते क्योंकि लंबा समय निकल जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। चौथा, नॉन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन ए टाइम बाउंड मैनर। और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, अब इस केस पर आते हैं। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यानी अभी देखिए, जैसे जब मनीष जी अरेस्ट हुए, मनीष जी के बाद संजय सिंह जी अरेस्ट हुए, के कविता जी अरेस्ट हुई, विजय नायर अरेस्ट हुए, तो एक चेन जो पीएमएलए की, जो ईडी हमारी देश की प्रीमियम एजेंसी है, वो जोड़ते हुए आगे पहुंची। और इसीलिए स्पेशल स्टैट्यूट है, नहीं तो पुलिस जांच कर लेती ना। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में वही अनसुलझे मुकदमे जाते हैं रोहित भाई, जिन मुकदमों में लगता है कि इजी वे में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगी, पहला। दूसरा, जिसमें एविडेंस देश के तमाम हिस्सों में मौजूद होते हैं। और तीसरा, जिसमें अरेस्ट करने के लिए जो है बहुत सारे रीजन टू बिलीव होना चाहिए, क्योंकि पीएमएलए में अरेस्ट करना भी इतना आसान नहीं है। ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना पड़ता है और रीजन टू बिलीव होना पड़ता है। अब आपने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर इतना ही अच्छा केस था तो मनीष जी तो पिछले कितने दिनों से, क्योंकि मनीष जी ने किसके डायरेक्शन पे काम किया, किस डायरेक्शन पे टेलीफोन, जो मोबाइल फोन थे वो डिस्ट्रैक्ट किए गए, एक्साइज मिनिस्टर ने कैसे जीएनसीटी रूल्स को ओवर रूल किया, कैसे जो प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को, जो कोई पॉलिसी बनाते समय नियम का पालन करना चाहिए वो किया। अब हम चौथे मुद्दे पर इस पे आ जाते हैं। 30 सेकंड सर। लीगल पॉलिसी नो डाउट अंडर स्कैनर है, और अगर अंडर स्कैनर है तो मैं बिल्कुल, तो ईडी जो है, ईडी को निश्चित तौर पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। अब मान लीजिए अदालतों की जो बात है, अगर हर एक पुलिस का या किसी भी एजेंसी का हर एक एक्शन सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू होता है, यानी 24 घंटे के अंदर आपको रिमांड, केस डायरी पुलिस की कोर्ट के सामने जानी जरूरी है। कल रिमांड के सामने जब कोर्ट में लगता है कि नहीं ये एविडेंस नहीं है, कोर्ट तुरंत छोड़ने का आदेश देती है। इतनी कोर्ट्स के पास जो है कॉम्पिटेंसी नहीं होता। तो दिशा रवि को आप देखिए, टूल किट में जब यूएपीए लगा था, कोर्ट ने इमीडिएटली स्केची एविडेंस कहते हुए छोड़ दिया था। तो ऐसा नहीं है, ऐसे माने ये एक ऐसा ऑफेंस है जिस ऑफेंस में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ब्लैक मनी कथित तौर पर आई है, और अब आरोपी और अपराधी के बीच में, एनके सिंह साहब ने ठीक कहा, वो अपराधी नहीं है लेकिन आरोपी है। आरोपी से अपराधी कन्विक्टेड होना और जो है अदालत एक्यूज होना, दोनों में फर्क हो गया। नहीं है। निवान सुना आपने? निवान सुना? इतना भी क्लियर नहीं है सर, कोर्ट को डाउट था। बिल्कुल, मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। कंक्लूड करवाऊंगा। जो हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा वो बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें कुछ चीजें मैं ऐड कर देता हूं जो हमारा पहलू है। नंबर 1, मनीष जी को बेल क्यों नहीं हो रही? मनीष जी के केस में कोर्ट ने कहा कि आप इनडेफिनेट टाइम तक लीडर्स को अंदर नहीं रख सकते। एक बात ये इंपॉर्टेंट उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी कि नहीं दी, आप इनसे पूछ लीजिए। नंबर 1। नंबर 2, पीएमएलए एक्ट जिन धाराओं को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था, उनको बीजेपी संशोधन करके दोबारा लाई कि नहीं लाई, आप ये भी इनसे पूछ लीजिए अगर मैं गलत कह रहा हूं। जल्दी से सिद्धार्थ, जल्दी से जवाब दीजिए। 20 सेकंड। एक और सर टाइम नहीं है मेरे पास। निवान, टाइम नहीं है, जब तक वो समझ नहीं आएगा ना सर, ऐसे जल्दी सर, 5 सेकंड में, फिर उसके बाद सिद्धार्थ को सुनना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पीएमएलए एक्ट में है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। आप ये देखिए कि पैसा कहां से निकला और कहां गया। शरद रेड्डी जो है, उनकी कंपनीज ने दिल्ली से कमाया एक्साइज पॉलिसी और चंदा दिया भाजपा को। निवान सुन लीजिए, देखिए इसलिए मैंने बहुत साइलेंटली हर किसी को वक्त दिया है ताकि अपनी बात रखें सर। हाँ, जल्दी से सर, 30 सेकंड में। जी रोहित जी, तीनों ही बातें गलत बताई गई। ये ऑर्डर को आधा पढ़ते हैं। ऑर्डर अगर मनीष सिसोदिया का पढ़ा होता तो उसमें लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, बट वन एस्पेक्ट विद रिगार्ड टू ट्रांसफर ऑफ मनी ₹338 करोड़ इज टेंटेटिवली एस्टैब्लिश्ड, वी हैव देयरफॉर डिसमिस्ड द एप्लीकेशन फॉर बेल। जाकर के ऑर्डर को पढ़िए। आपने पैसा लिया, किकबैक्स लिए, वो मनी ट्रेल है, इसीलिए सबूत दे रहे हैं। 60 करोड़ रुपए भाजपा में गए, हम सबूत दे रहे हैं। आप उसकी बात कर रहे थे कि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहां गया, कमीशन की वेबसाइट पे चले जाइए, हम आपको सबूत दे रहे हैं कि शरद रेड्डी की कंपनीज
दिए, भाजपा को 60 करोड़ रुपए दिए। ईडी ने कहा आप कि आपने इस सबूत पैसे को मानेंगे निकाल कि नहीं करके मानेंगे? गोवा में भेजा, आपने इस पैसे को निकाल करके पंजाब में भेजा, ये तो गोवा में वो शुक्र हो किसके सुप्रीम पास कोर्ट गया, का कहाँ जिन्होंने गया, इनसे वो बात SBI भी की सबके लिस्ट पास बाहर स्पष्ट है। करवाई। इसलिए इसमें ये सुप्रीम आप जो कोर्ट का हम अपना एक- शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने SBI की लिस्ट बाहर कराई, जहां पे ये देखिए, 60 चलिए सर, करोड़ रुपए शुक्रिया। चंदा लेते हैं उस चलिए व्यक्ति सर, से, शुक्रिया जिसको ये शुक्रिया आरोपी सिद्धार्थ बनाते हैं। सिद्धार्थ माफी चाहूंगा, मेरे पास समय इतना ही है सर। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे जो वरिष्ठ मेहमान थे और हमारे अश्विनी दुबे थे, उन्होंने बहुत कुछ लीगल पॉइंट से क्लियर कर दिया, और एनके सिंह ने भी समझा दिया कि इतना भी साफ साफ नहीं है जितना दोनों पक्ष से दिखाने की कोशिश करें। लेकिन ये ज़रूर है कि राजनीति है, अगर भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचारी है, तो कानून अपना काम करेगा। लेकिन राजनीति है, उसका उद्देश्य बहुत साफ होता है, स्पष्ट होता है। हर हाल में राजनीति चलती रहनी चाहिए, और शायद यहाँ भी वैसा ही हो रहा है। भारत, आप अपना ख्याल रखिएगा।